नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ये चैप्टर आगे के सारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक सवाल स्क्रीन पर देखिए। टाइफॉइड, मलेरिया या सर्जरी के टाइम दी जाने वाली एनेस्थीसिया, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? सोच के देखिए। इन सभी के ट्रीटमेंट या यूज में हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे टाइफॉइड के लिए क्लोरमफेनिकॉल, मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन और एनेस्थीसिया के लिए हैलोथेन। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपाउंड सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी बेसिक डेफिनेशंस को समझते हैं। देखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हम हटा देते हैं और उसकी जगह हैलोजन एटम लगा देते हैं तो हमें मिलते हैं हैलो कंपाउंड्स। अब इनके दो मेन टाइप्स हैं। पहला हैलो एल्केन्स। यहां पर हैलोजन एटम एक एल्काइल ग्रुप के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, और दूसरा है हैलो अरीन्स। यहां हैलोजन एटम सीधे एक एराइल ग्रुप यानी एक एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। तो याद रखिए, इन दोनों में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का है। हैलो अल्केन्स के लिए sp3 और हैलो अरीन्स के लिए sp2। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इनके इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन से, फिर इनका नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। उसके बाद कार्बन हैलोजन बॉन्ड के नेचर को समझेंगे, फिर इनको बनाने के मेथड्स और आखिर में इनके इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो कंपाउंड्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को अलग अलग ग्रुप्स में किस बेसिस पर बांटा जाता है। ये क्लासिफिकेशन आगे रिएक्शंस को समझने में बहुत मदद करेगा। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। मैं क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि हैलोजन एटम किस तरह के कार्बन से जुड़ा है, sp3 या sp2। पहले देखते हैं sp3 वाले कंपाउंड्स। इसमें आते हैं एल्काइल हेलाइड्स, जिन्हें हम हैलो एल्केन्स भी कहते हैं। फिर आते हैं एलाइलिक हेलाइड्स, जहां हैलोजन उस sp3 कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ठीक बगल में हो। और तीसरे हैं बेंजिलिक हेलाइड्स। यहां हैलोजन उस sp3 कार्बन से जुड़ा है जो सीधे एरोमेटिक रिंग से अटैच हो। अब आते हैं sp2CX बॉन्ड वाले कंपाउंड्स पर। इसमें हैं वाइनिलिक हेलाइड्स, जहां हैलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। और आखिर में है आर्य हेलाइड्स यानी हेलो एरीन्स, जहां हैलोजन सीधे एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और उसके पड़ोसियों के बेसिस पर ही हम ये सारा क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो खासकर एल्काइल हैलाइड्स के लिए है। हम एल्काइल हैलाइड्स को प्राइमरी या 1 डिग्री, सेकेंडरी या 2 डिग्री और टर्शरी या 3 डिग्री में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन खुद कितने और कार्बन से जुड़ा है। अगर वो कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी हैलाइड है, अगर 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और अगर 3 और कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्शरी हैलाइड कहलाता है। ये कार्बन की डिग्री आगे जाकर हमारे रिएक्शंस का रेट डिसाइड करेगी, इसलिए इसे अच्छे से समझना जरूरी है। चलिए अब हम इन कंपाउंड्स को नाम देना सीखेंगे। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह इनके भी 2 तरह के नाम होते हैं, एक कॉमन नेम और एक सिस्टमैटिक IUPAC नेम। इस सेक्शन में हम दोनों तरीके सीखेंगे। आइए NCERT के टेबल से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल CH3CH2CHClCH3। इसका कॉमन नेम है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ सेक ब्यूटाइल उस एल्काइल ग्रुप को बताता है जिससे क्लोरीन जुड़ा है, लेकिन IUPAC नेम में हम हैलोजन को एक सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो सबसे लंबी चेन सिलेक्ट की, नंबरिंग वहां से की जहां से Cl नजदीक हो, तो नाम बना 2-क्लोरोब्यूटेन। ऐसे ही CH3,3CBr का कॉमन नेम है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लेकिन IUPAC नेम है 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। तो आपने देखा कि कैसे कॉमन नेम एल्काइल ग्रुप पर फोकस करता है, जबकि IUPAC सिस्टम एक सिस्टमैटिक रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है। चलिए एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट को क्लियर करते हैं, डाइहैलाइड्स के टाइप्स। अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन एटम्स हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली जेमिनल डाइहैलाइड्स या जेम डाइहैलाइड्स। जेम को याद रखो जेमिनी या ट्विन से। यहां दोनों हैलोजन एटम्स एक ही यानी सेम कार्बन एटम पर होते हैं। दूसरी है विसिनल डाइहैलाइड्स या विक डाइहैलाइड्स। विसिनल को याद रखो विसिनिटी या पड़ोसी से। यहां दोनों हैलोजन एटम्स बगल बगल वाले यानी एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर होते हैं।
ये जेमिनल और विसिनल के बीच का फर्क एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब इस चैप्टर के दिल में चलते हैं, यानी कार्बन हैलोजन बॉन्ड के नेचर को समझते हैं। इन कंपाउंड्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस इसी एक बॉन्ड की वजह से होती हैं। हम सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस यानी X बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन के मुकाबले। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर कार्बन से ज्यादा होती है। इस वजह से CX बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हैलोजन अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। इसके कारण हैलोजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज यानी डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। इसी वजह से कार्बन हैलोजन बॉन्ड हमेशा एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब इस टेबल पर नजर डालिए। यहां हम CX बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, यानी फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, हैलोजन आटम का साइज बढ़ता जाता है। इसलिए CX बॉन्ड की लेंथ भी CF से CI तक बढ़ती जा रही है। अब सोचिए, अगर बॉन्ड लंबा होगा तो वो कमजोर होगा, राइट? इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी एनर्जी CF के लिए सबसे ज्यादा है और CI के लिए सबसे कम है। ये ट्रेंड्स, खासकर बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड, आगे रिएक्शंस को समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। अगर टेबल के नंबर्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो इस बार ग्राफ को देखिए, ट्रेंड एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, CF बॉन्ड का बार सबसे ऊंचा है, यानी वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और CI बॉन्ड का बार सबसे छोटा है, यानी वो सबसे वीक बॉन्ड है। इस विजुअल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। CF सबसे स्ट्रॉन्ग, CI सबसे वीक। ये बहुत काम आएगा आगे। चलो यार, अब देखते हैं कि इन कंपाउंड्स को लैबोरेटरी में बनाया कैसे जाता है। हम अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल्स से हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स बनाने के मेथड्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स को अल्कोहल से बनाना सबसे कॉमन और आसान तरीका है। इसके लिए हम कई रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं। पहला, हम अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फॉस्फोरस हैलाइड्स जैसे PCl3 या PBr3 यूज करना। और तीसरा और सबसे बेहतरीन तरीका है थायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2 का इस्तेमाल। ये प्रिफर्ड मेथड क्यों है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट्स यानी SO2 और HCl दोनों गैसेस हैं जो रिएक्शन मिक्सचर से उड़ जाती हैं। इससे हमें बहुत प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है, कोई एक्स्ट्रा सेपरेशन नहीं करना पड़ता। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस हैं जो एग्जाम के लिए मस्ट नो हैं। ये दोनों रिएक्शंस हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहलाते हैं। पहली है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। इससे हम अल्काइल आयोडाइड्स बनाते हैं। हम अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन में रिएक्ट करते हैं। दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। इससे हम अल्काइल फ्लोराइड्स बनाते हैं। यहां हम अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसी मेटालिक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट करते हैं। बस इतना याद रखिए, फिंकलस्टाइन फॉर आयोडाइड्स, स्वार्ट्स फॉर फ्लोराइड्स। सिंपल। अब हैलो एरीन्स बनाने के मेथड्स देखते हैं। इनको बनाने के तरीके हैलो एल्केन्स से बिल्कुल अलग हैं। पहला मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम एक अरीन जैसे बेंजीन को हैलोजन के साथ एक लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसमें हम एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से शुरू करते हैं, उसको पहले डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस डाइजोनियम ग्रुप को क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड यूज करके Cl या Br से रिप्लेस कर देते हैं। ये रिएक्शन आगे भी बहुत काम आएगी। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ गए हैं, केमिकल रिएक्शंस। हमने इन कंपाउंड्स को बनाना सीख लिया। अब देखते हैं कि ये रिएक्ट कैसे करते हैं। ब्रॉडली हैलो एल्केन्स 3 तरह के रिएक्शंस शो करते हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शन विद मेटल्स। इन्हीं 3 टाइप्स में से आज हमारा मेन फोकस पहले टाइप यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आगे समझने से पहले हमें एक स्पेशल कैटेगरी के न्यूक्लियोफाइल्स को जानना होगा। इन्हें कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास अटैक करने के लिए 2 अलग अलग साइट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइनाइड आयन। ये कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्राइट आयन। ये ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। मतलब एक ही स्पीशीज पर अटैक के रास्ते 2।
अब पिछली स्लाइड का कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आता है। जब हैलो एल्केन पोटेशियम साइनाइड यानी KCN से रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट बनता है एल्काइल साइनाइड। लेकिन जब वही हैलो एल्केन सिल्वर साइनाइड यानी AgCN से रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि KCN एक आयोनिक कंपाउंड है। ये सोल्यूशन में CN- आयंस देता है। CC बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होने के कारण अटैक कार्बन से होता है। वहीं AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक के लिए फ्री होता है, इसलिए RNC बनता है। तो सारा खेल रिएजेंट के नेचर का है। KCN आयोनिक इसलिए साइनाइड, AgCN कोवेलेंट इसलिए आइसोसाइनाइड। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पहले मैकेनिज्म को समझेंगे, SN2। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर। पहला स्टेप, बैक साइड अटैक। न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस तरफ से अटैक करता है जिसके ठीक ऑपोजिट साइड पर हैलोजन लगा हो। दूसरा, ट्रांजिशन स्टेट। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एक ऐसी अनस्टेबल स्टेट बनती है जहां पुराना बॉन्ड टूट रहा होता है और नया बॉन्ड बन रहा होता है, सब एक साथ। और तीसरा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस बैक साइड अटैक की वजह से प्रोडक्ट का 3D शेप बिल्कुल उलट जाता है। जैसे तेज हवा में छाता पलट जाता है, बिल्कुल वैसे ही। इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो अलग-अलग एल्किल हैलाइड्स SN2 के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक होता है, इसलिए रिएक्शन के लिए जगह चाहिए। अगर कार्बन एटम पर बड़े-बड़े बल्कि ग्रुप्स लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगी। इसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़भाड़। इसीलिए सबसे तेजी से रिएक्ट करते हैं मिथाइल हैलाइड्स, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स तो SN2 रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं दिखाते। इसलिए SN2 रिएक्शन का सीधा सा रूल है, जितनी कम भीड़ उतनी तेज रिएक्शन। इसलिए ऑर्डर है 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री। तो आज की इस चर्चा को हम एक सोचने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। हमने सीखा कि CF बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होता है, तो इस हिसाब से उसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, है ना? लेकिन आमतौर पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एल्काइल फ्लोराइड्स सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब उस टेबल में छिपा है जिसमें हमने बॉन्ड एंथैल्पी देखी थी। याद करिए, CF बॉन्ड की स्ट्रेंथ। इसके बारे में सोचिए और इसका जवाब हम अगली बार एक्सप्लोर करेंगे।